हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और ज़िंदगी आप पे मेहरबान होगी। मैं सियाबाज हाजिर हूँ लेके फिर से एक नया किस्सा, एक नई कहानी, एक सच्ची कहानी जो कहीं किताबों में खो गई है। आज फिर से अपने माजी को, अपने अतीत को, अपने पास्ट को फिर से पलटते हैं। कुछ लम्हों को रोक कर ले जाऊँगा आपको एक नए शहर, वो शहर जहाँ पे इंसान ने इंसान से मुंह मोड़ लिया है। रूहें तड़प रही हैं, मुर्दे चीख रहे हैं, बच्चे यतीम हैं, औरतें बेवा, इंसान की शक्ल में दरिंदे घूम रहे हैं। और इंसानियत इंसानियत दफन हो रही है। दफन करने वाले भी दफना रहे हैं सिर्फ हड्डियों को। दफन करने वाले भी दफना रहे हैं सिर्फ हड्डियों को। वो ये भूल गए हैं कि जिसे वो दफना रहे हैं वो भी कोई इंसान था, वो भी एक शख्स था, वो भी किसी की पहचान था। वो कौन है जो दफना रहे हैं और वो किसे दफना रहे हैं? वो नाजी हैं। वो किसे दफना रहे हैं? वो यहूदियों को दफना रहे हैं, वो ज्यूस को दफना रहे हैं। यूरोप भर के, जर्मनी भर के, जर्मनी, नाजी जर्मनी ने जितने अधिकार क्षेत्र अपने अंतर्गत किए हैं, उन सब जगहों पे जितने भी ज्यूस हैं उन सबको दफना रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नाजी हुकूमत की क्रूरता से बच निकले, मगर बिना प्रताड़ना, बिना टॉर्चर सहे बिना नहीं। ऐसे ही एक शख्स का नाम था विक्टर फ्रैंकल, और उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, आप बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। दोस्तों, इस तस्वीर को देखो। इस तस्वीर में तुम्हें क्या दिखता है? दो लोग नहीं, तीन लोग हैं। दो लोग अफसर लगते हैं और तीसरा जिसके हाथ बंधे हुए हैं एक खंबे से, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, तड़प रहा है। साथ में कुछ झंडे हैं, एक सिंबलिज्म है। इनके चेहरे पे देखो, वैक्स स्टैचूज हैं, लेकिन घमंड है। कोई शर्म, कोई हया नहीं, गुरूर है, घमंड है, गर्व है कि हम कौन हैं। हम नाज़ी हैं। दोस्तों, ये सारा वीडियो है एक किताब के बारे में, जिस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। तुम जो तस्वीर अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें तुम्हें हिटलर दिख रहा है, और तस्वीर के बैकग्राउंड में जो झंडा है वो स्वास्तिका है, बिल्डिंगों से लहराता हुआ स्वास्तिका। और ये सब लोग जो कतार में खड़े हुए हैं हिटलर को सलाम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग गुलाम हैं। किसके? प्रोपेगेंडा के। हिटलर जर्मनी का एक ऐसा शासक था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। किस चीज़ से? अपनी क्रूरता से, अपनी भविष्य की भयावह तस्वीर से। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप अभी देख रहे हो, ये एसएस का लोगो है। एसएस जर्मनी की एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। मतलब नॉर्मल मिलिट्री के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम था यहूदियों को मारना, डिसिप्लिन करना, एक्सटर्मिनेशन करना। और दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये है एक एसएस सोल्जर की, वही सोल्जर जिसे हिटलर ने बनाया था। इसकी तस्वीर को अच्छे से देखो। इसके हाथ में एक बंदूक है, चेहरे पे थोड़ी सी हंसी, साथ में तीन लोग खड़े हैं इसे घेरे हुए, जो बहुत खुश हैं, जो देख रहे हैं। इनके आसपास आग लगी हुई है, सामने एक लंबी गाड़ी है, और पीछे जो आग लगी हुई है वो यहूदियों के घरों की है। जिन लोगों को नहीं पता है, यहूदी मतलब जू, मतलब जुडाइज़म को मानने वाले लोग। 1930 और 40 के दशक में जर्मनी में बहुत से यहूदी रहा करते थे जिन्हें नाज़ी हुकूमत ने एक कत्लेआम के ज़रिए मार दिया। एक्सटर्मिनेशन किया गया उन लोगों का, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी थे।
और इनकी तस्वीरें देखो, इस अफसर की शक्ल देखो, इसकी यूनिफॉर्म देखो. इट इज़ मेंट टू इंटिमिडेट यू, इट इज़ मेंट टू इम्प्रेस यू. इनफैक्ट इस सब को टेरर बाय स्टाइल कहा जाता है कि हम इतनी स्मार्टली ड्रेस करेंगे, हम इतने खूबसूरती से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि सामने वाला हमें देख के इम्प्रेस ही हो सकता है या खौफजदा. डिपेंड करता है तुम किस साइड पे हो. तुम अगर जर्मन नागरिक हो तो तुम इम्प्रेस होगे और तुम भी चाहोगे कि तुम इनके जैसे बनो, क्योंकि एसएस में होना मतलब कामयाबी. और अगर तुम एक ज्यू हो तो तुम इन्हें देख के डरोगे. जैसे तुम देख रहे हो वो जो प्रिजनर है जो इनके ठीक पीछे खड़ा हुआ है और सज़ा भुगत रहा है, सिर्फ इस बात की कि वो एक यहूदी है, वो एक ज्यू है. दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये एडोल्फ हिटलर है, जर्मनी का शासक 1930 और 40 के दशक में. और ये जो झंडा आप देख रहे हो ये इसकी पार्टी का झंडा है, जिसे नाजी पार्टी कहते हैं. ये वो शख्स है जिसने ये सब मुमकिन करवाया. यहूदियों का कत्ल, ज्यूज़ का मास एक्सटर्मिनेशन थ्रू कंसंट्रेशन कैंप्स. अपनी स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हो ये नाजी शासित क्षेत्र हैं 1930 और 40 के दशक में. जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो जो डार्क ब्लू एरिया आप देख रहे हो ये जर्मनी और पोलैंड मिला के है, और जो बाकी लाइट ब्लू एरियाज आप देख रहे हो ये सारे वो एरियाज हैं जो कि नाजी जर्मनी के पपेट स्टेट्स हैं, या फिर वो एरियाज हैं जहाँ पे नाजी जर्मनी का मिलिट्री कंट्रोल है. यहूदियों का कत्लेआम जर्मनी में बहुत कॉमन था. उन्हें चुन चुन के मारा गया. ये स्क्रीन जो आप देख रहे हो ये स्केलेटन्स जो आपको दिख रहे हैं ये सारे एसएस सोल्जर्स के कैंप्स हैं जहाँ पे जर्मनी में और पोलैंड में ज्यूज़ का मास एक्सटर्मिनेशन हुआ. तुम इस स्क्रीन को देखो, इस स्केलेटन को देखो. स्केलेटन का मतलब ही मौत है, स्केलेटन का मतलब ही कत्लेआम है. इन जगहों पे चुन चुन के हज़ारों लाखों तादाद में इतने लोगों को मारा गया है कि रूह काम जाती है इस बारे में सोच के. लगभग 60.5 लाख लोग, जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह की टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली. ये सारा डेटा बैक्ड अप है. एंड इस सारे मास एक्सटर्मिनेशन को द हॉलोकॉस्ट कहते हैं. द हॉलोकॉस्ट. ये जो टेबल आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे ये सारे पोलैंड की जगहों के नाम हैं, और इनके सामने ये जो जगहें लिखी हुई हैं ये सारे वहाँ के कंसंट्रेशन कैंप्स हैं. और इसके सामने लिखा हुआ है इतने लोग यहाँ पे मारे गए. जैसे सामने आप देख रहे हो आउशविट्ज़, जिसे अब के टाइम में आउशविट्ज़ कहते हैं, जो कंसंट्रेशन कैंप था नियर कारकाव. और लगभग यहाँ पे 10.5 लाख लोग जो कि 90% यहूदी थे उन सब को मारा गया. वॉर्सो 80 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ ऑफ वॉर्सो, यहाँ पे 800,000 to 900,000 लोगों को मारा गया और 20,000 लोगों को कैंप 1 में मारा गया. बेल्जेक, लॉड्स, लबलन, ये सारी जगहों के नाम हैं. और अगर आप जितना रिसर्च करोगे आपको उतना ही पता लगेगा कि इतिहास में ये सब हो चुका है. और ये कोई बहुत दूर के इतिहास की बात नहीं है, ये 1930s और 1940s की बात है. तो ये सब कैसे हो गया अचानक से? नहीं, ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी. धीरे धीरे करते एक कौम को उस देश का नागरिक मानने से मना कर दिया गया. दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है विक्टर फ्रैंकल से. विक्टर फ्रैंकल ऐसे ही कंसंट्रेशन कैंप के एक सदस्य थे. उस कंसंट्रेशन कैंप में जहाँ पे लोगों को ले जाया जाता था उन्हें मारने के लिए. ऐसे कैंप्स में ज़्यादातर लोग मर जाते थे, लेकिन कुछ लोग जिनकी विल बहुत ही हार्ड थी, जिनके अंदर जीने की इच्छा बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही सख्त थी, जिनके अंदर जिजीविषा अभी भी थी, वो लोग बच निकले और अपनी कहानी आप लोगों तक पहुंचाई. और एक ऐसी कहानी का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग. ये सारा डेटा जो है द मास एक्सटर्मिनेशन ऑफ ज्यूज इन जर्मन ऑक्युपाइड पोलैंड, नोट addressed to the government of United Nations in December 12th, 1942 and other documents. तो
जब यहूदियों का मास एक्सटर्मिनेशन हो रहा था, उनका कत्लेआम हो रहा था, तब भी आवाज़ें उठ रही थी रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के द्वारा, क्योंकि पोलैंड जर्मनी ने 1939 में एक अनजस्टिफाइड वॉर के थ्रू कैप्चर कर लिया था। तुम सोचो उस वक्त को कि तुम अपने घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हो और अचानक तुम्हारी कंट्री पे दूसरी कंट्री हमला कर देती है, हमला करती है और तुम्हारे जैसे ही लोगों को अब उस देश का नागरिक मानने से मना कर देती है कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, इस देश में नहीं है, तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, तुम्हारी जगह है कंसंट्रेशन कैंप्स में। तुम क्या करोगे? फिर तुम लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि एक ट्रेन चलती है जिसमें लगभग 1500 मुसाफिर हैं और हर डब्बे में 80 लोग। ट्रांसपोर्ट ऑफ जूइश प्रिजनर्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। इस सारे प्रोसेस को, इस सारी मास एक्सटर्मिनेशन को फाइनल सोल्यूशन कहते हैं। ये डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट गैस चैम्बर्स हुआ करते थे। मतलब तुम्हें पहले इकट्ठा किया जाएगा, फिर तुम्हें बारी बारी करके ट्रेन में घुसाया जाएगा जैसे जानवरों को, और फिर तुम्हें एक कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचाया जाएगा जहां पे तुमसे बंधुआ मजदूरी कराई जाएगी और फिर आखिर में तुम्हें मार दिया जाएगा। और अगर तुम्हारे शरीर में थोड़ी जान है कि तुम थोड़ी और देर तक बंधुआ मजदूरी कर सकते हो, तो तुम उतने ही दिन अपनी ज़िंदगी के और गिन लो। और अगर तुम्हारी मेहनत करते करते जंग ख़त्म हो गई तो तुम बच जाओगे। ऐसा ही एक शख्स विक्टर फ्रैंकल था जो बच गया, जिसकी कहानी आज तक हमारे पास है। सो इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट डे नॉलेज, दीज वर गैस चैम्बर्स। मतलब तुम सोचो कि एक इंसान को बंधुआ मजदूरी कराई जाए और फिर उसे पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ पे उसके ऊपर पॉइजनस गैस फेंकी जाए, और जब वो मर जाए उसको गैस चैम्बर में फेंक दिया जाए। मतलब एक अवन में, एक हॉट एयर अवन में, जहाँ पे उसका शरीर जल रहा है, और जब जल के उसके शरीर की राख बन जाती है तो एक गंदी पाइप के ज़रिए उसकी उस राख को खेतों में फेंक दिया जाता है। ये हकीकत है जर्मनी के ज्यूज़ की 1930s और 1940s के बीच में। और अगर ये उस वक्त हो सकता है तो ये इसके बाद भी हो सकता है, और ये होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। जहाँ पे तुम अगर एक जू हो तो पहले मार दिए जाओगे और उसके बाद जला दिए जाओगे, और उसके बाद तुम्हारी राख को एक नाली के ज़रिए खेतों में फेंक दिया जाएगा। मगर अगर तुम फिर भी बच गए तो जो थोड़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं, बचने के काबिल हैं, जो बच गए, उन सब लोगों को कुत्तों की तरह, गधों की तरह काम करवाया जाएगा और उसके बाद वक्त रहते मार दिया जाएगा। जब किसी इंसान को उसके घर से, उसके रिश्तों से जुदा कर दिया जाए और कहा जाए कि तुम अब एक इंसान मानने के काबिल नहीं हो, तुम्हें हम इंसान नहीं मानते, तुम्हारी जगह गैस चैम्बर्स में है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो भी डॉक्टर था, इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, ट्रेड्समैन था, बिजनेसमैन था। अब उसके आसपास की सोसाइटी उसे इंसान मानने से मना कर देती है, उसकी जगह कंसंट्रेशन कैंप्स में है। तो विक्टर बताते हैं कि उन्हें भी ऐसी ही एक ट्रेन में भेज दिया गया। कहाँ? आउसविच। आउसविच एक कंसंट्रेशन कैंप हुआ करता था पोलैंड में। 1500 लोग उस ट्रेन में थे और एक कंपार्टमेंट में लगभग 80 लोग। विक्टर बताते हैं कि ट्रेन चल रही है, स्टेशंस गुजर रहे हैं और फाइनली एक गेट आता है। उन्हें दिखता है और वो गेट जो है वो एकदम आउसविच के अंदर तक जाता है, उस कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर तक जाती है वो रेल की पटरी, जहाँ पे अब उन्हें उतारा जाएगा। और जब वो उतरते हैं अपने साथ हज़ारों लोगों के साथ, अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। मर्द इस तरफ, औरतें इस तरफ, बच्चे इस तरफ, बूढ़े इस तरफ। जो लोग काम करने के काबिल नहीं हैं, बंधुआ मजदूरी करने के काबिल नहीं हैं, उन्हें इमीडिएटली गैस चैम्बर्स में भेज दिया जाता है, उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। विक्टर लकी थे, वो बच गए, वो काम करने के काबिल थे। और ये सारी कहानी उनकी इस स्ट्रगल के बारे में है कि कैसे इन मुश्किल परिस्थितियों में वो ज़िंदा रह गए,
कैसे इन मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने जीने की वजह ढूंढी, और इसीलिए उन्होंने लिबरेट होने के बाद ये कहा था, When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. And change he did. उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी ज़िंदा रहने की उन मुश्किल परिस्थितियों में जहाँ पे उनके सामने उनका हर जानकार, उनका दोस्त, उनके अहबाब, उनके माँ बाप के दोस्त, हर कोई शख्स जिसके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मेंटल कंस्ट्रक्ट्स बनाए थे, उन्हें मारा जा रहा था उनकी आंखों के सामने। उस वक्त पे भी उन्हें अपना मेंटल कंपोजर, मानसिक शांति बना के रखनी थी, क्योंकि ज़िंदगी का एक ही मकसद था, ज़िंदा रहना, और ज़िंदा वो रहे। हम इससे अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि विक्टर ने क्या क्या जत्न किए, क्या क्या प्रयत्न किए ज़िंदा रहने के लिए, उन दरिंदों के सामने, उन हैवानों के सामने। उन्होंने कैसे झूठ बोले, कैसे मजाक किया, कैसे अपनी इमोशंस को मैनिपुलेट किया, कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया, और कैसे ज़िंदगी की सारी कोशिश सिर्फ ज़िंदा रहने के ऊपर थी। उन्होंने अपने आप को इंसान मानना बंद कर दिया था। बस तल्लीन हो के एक ही मकसद था कि काश मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और वो निकले, और फिर निकलने के बाद एक किताब लिखी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं अगले वीडियो में आपको विक्टर के बारे में और जानकारी दूंगा। थैंक यू।